नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी पादप भ्रमण की या प्लांट एम्ब्रियोलॉजी चल रही थी और इसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास। अब तक के वीडियो में हमने फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में ये 3 टॉपिक पढ़ लिए थे: कार्पल और मेगास्पोरोफिल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बीजांड की संरचना और टाइप्स ऑफ ओव्यूल बीजांड के प्रकार। तो ये 3 टॉपिक हमने देख लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम इनसे आगे अध्ययन कर रहे हैं। फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में 4th टॉपिक आता है गुरु बीजाणु जनन, मेगास्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मेगास्पोर मदर सेल से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इससे गुरु बीजाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। प्रारंभिक अवस्था में बीजांडकाय या न्यूसिलस की समस्त कोशिकाएं अविभेदित व समरूपी होती हैं। शुरुआत में क्या होता है, बीजांडकाय की जो समस्त कोशिकाएं हैं वो अविभेदित होती हैं और समरूपी होती हैं। बीजांडकाय या न्यूसिलस की यह समरूपी कोशिकाएं एक कोशिकीय स्तर मोटी अधिश्चरम से ढकी होती हैं। तो प्रारंभिक स्टेज में तो क्या होता है, जो समस्त जो न्यूसिलस है इसकी कोशिकाएं अविभेदित होती हैं, समरूपी होती हैं और केवल एक स्तर मोटी अधिश्चरम की लेयर से ढकी हुई होती हैं। बीजांडकाय की एक अधश्चर्मी कोशिका हाइपोडर्मल सेल, अब कुछ समय बाद क्या होता है, न्यूसिलस की एक हाइपोडर्मल सेल है वो आकार में बड़ी होकर अपने स्पष्ट केंद्रक की उपस्थिति से अन्य से भिन्न हो जाती है। अब एक जो एपिडर्मल सेल है वो अन्य कोशिकाओं से अलग हो जाती है, किससे? स्पष्ट केंद्रक की उपस्थिति के कारण। इस कोशिका को प्रप्सु कोशिका या आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। तो ये देखिए, ये शुरुआत में तो क्या होता है, ये न्यूसिलस है पूरा, तो शुरुआत में इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, अविभेदित और समरूपी होती हैं और इसके ऊपर यहाँ पर ये अधिश्चर्म है, एपिडर्मिस है, इसकी एक लेयर पाई जाती है। कुछ समय बाद जो न्यूसिलस है इसकी एक हाइपोडर्मल जो सेल है वो अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है। इस कोशिका को बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल या प्रप्सु कोशिका। अब ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है इस कोशिका में परिणत विभाजन या पेरिकिनिनल डिवीजन होता है। ये आर्कीस्पोरियल सेल है, इसमें पेरिकिनिनल क्या होता है, डिवीजन होता है, परिणत विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। बाहर की ओर एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका प्राइमरी पैराइटल सेल बनती है और भीतर की ओर जो कोशिका होती है उसको बीजाणुजन कोशिका या स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। ये आर्कीस्पोरियल सेल है, इसमें परिणत विभाजन हुआ, इससे ये 2 कोशिकाएं बनी। बाहर वाली कोशिका है इसको प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं और अंदर वाली जो कोशिका है इसको स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। अब क्या होता है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका की क्रियाशीलता पादप पर निर्भर करती है कि वो किस वर्ग का पादप है, क्योंकि इसके विभाजन से बीजांडकाई उत्तक का निर्माण होता है। देखिए, ये जो प्राइमरी पैराइटल जो सेल है ये तो बीजांडकाई उत्तक का निर्माण करती है और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है या स्पोरोजिनस सेल्स है ये मेगा स्पोर मदर सेल के रूप में काम करती है। आगे बात क्लियर, ये समझ में आ गई आपके? जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये तो बीजांडकाई उत्तक का निर्माण करेगी और ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है मेगा स्पोर मदर सेल का निर्माण करेगी। तो मेगा स्पोर मदर सेल के चारों ओर ये मेगा स्पोर मदर सेल है, ये वाली, इसके चारों ओर क्या होगा, ये प्राइमरी पैराइटल सेल जो है बीजांडकाई उत्तक का निर्माण करेगी। अब ये उत्तक का जो निर्माण अगर एक परत में करती है तो उस प्रकार के बीजांड को बोलते हैं टेनिन्यूसिलेट प्रकार का बीजांड और ये गैमोपेटिली के सदस्यों में मिलता है। और बहुस्तरीय न्यूसिलस का निर्माण करती है तो उसको बोलते हैं क्रेसिन्यूसिलेट प्रकार का बीजांड। देखिए, अब आगे की जो लाइन है इसमें सब चीज क्लियर हो जाएगी। प्राथमिक भित्तीय कोशिका की क्रियाशीलता पादप पर निर्भर करती है क्योंकि इसके विभाजन से बीजांडकाई उत्तक का निर्माण होता है। क्लियर? यदि
पादप गैमोपेटली का सदस्य है तो यह टेनिन्यूसिलेट प्रकार के बीजांड का निर्माण करती है, और यदि पादप पॉलीपेटली का है तो यह क्रेसिन्यूसिलेट प्रकार के बीजांड का निर्माण करती है। देखिए अब आगे, बीजांड में अगर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांड काय की केवल एक कोशिक परत से ढका होता है तो ऐसे बीजांड को तनु बीजांडकाई या टेनिन्यूसिलेट प्रकार का बीजांड कहते हैं, जो गैमोपेटली के सदस्यों में पाया जाता है। तो कहने का मतलब वो है, यही है कि जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये न्यूसिलस टिश्यू का निर्माण करती है, न्यूसिलस की परत का निर्माण करती है। स्पोरोजिनस सेल है वो मेगास्पोर मदर सेल के रूप में काम करती है। अब मेगास्पोर मदर सेल के चारों ओर यदि पैराइटल सेल एक कोशिक मोटा स्तर बनाती है बीजांडकाय का तो वो होता है तनु बीजांडकाई। ठीक है, और बहुस्तरीय बनाएगा तो वो कैसा होगा, क्रेसिन्यूसिलेट प्रकार का बीजांड कहलाएगा। बीजांड में अगर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांड काय की बहुस्तरीय परत से ढका रहता है तो ऐसे बीजांड को स्थूल बीजांडकाई या क्रेसिनोसिलेट प्रकार का बीजांड कहते हैं, और ये पॉलीपेटली व एक बीजपत्री पौधों में इस प्रकार का बीजांड है वो मिलता है। तो दोनों चीजें क्लियर है, तनु बीजांडकाई अवस्था क्या है और स्थूल बीजांडकाई अवस्था क्या है। तनु बीजांडकाई के अंदर तो मेगास्पोर मदर सेल जो है न्यूसिलस के एक स्तरीय मोटी परत से ढका रहता है। स्थूल बीजांडकाई जो होता है वो बीजांड उसमें जो मेगास्पोर मदर सेल है वो न्यूसिलस के बहु स्तर से ढका रहता है। बीजाणु जन कोशिका सीधी ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। यह द्विगुणित होती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित मेगास्पोर या गुरु बीजाणु बनते हैं। ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें विभाजन होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस के फलस्वरूप 4 मेगास्पोर हैं वो बनते हैं। ये 4 मेगास्पोर है वो बनते हैं, जो प्रायः एक रैखिक चतुष्क में विन्यासित रहते हैं। अधिकांश एंजियोस्पर्म में रैखिक चतुष्क ही बनते हैं। तो ये चारों एक रैखिक चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोर हमने देखे थे, तो माइक्रोस्पोर में जो व्यवस्था है अलग अलग पादपों में 4-5 तरह की व्यवस्था होती है, वो अलग अलग होती है, जो हमने पूर्व के वीडियो में देख लिया है। रैखिक चतुष्क में से केवल एक ही निभाग की ओर वाला गुरु बीजाणु सक्रिय होता है, जो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। ये चारों में से केवल एक जो होता है निभाग या चैलेजल एंड वाला होता है, ये फंक्शनल मेगास्पोर होता है। बाकी ये जो 3 जो गुरु बीजाणु हैं ये बीजांड द्वार वाली तरफ होते हैं, और ये गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर चारों गुरु बीजाणु जो हैं उनमें से केवल एक फंक्शनल होता है, 3 डिजनरेट हो जाते हैं। जबकि हमने देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, और वो चारों माइक्रोस्पोर फंक्शनल होते हैं। जबकि मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन से 4 मेगास्पोर बनते हैं, लेकिन फंक्शनल 1 मेगास्पोर रहता है। 3 मेगास्पोर हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो ये मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया हमने देखी। अगर आपको कोई समस्या आती है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखें, और मैं समझता हूं कि आपके वीडियो के माध्यम से सारी चीजें समझ में आई होंगी।